हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। स्टडी की बात करें हम तो स्टडी भी ठीक ठाक ही चल रही होगी आपकी। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 10th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर का जो नेम है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखिए, चैप्टर के नाम में ही जो वर्ड्स आ रहे हैं, सबसे पहले हम उन्हीं को समझते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल मतलब इसमें केमिकल्स का यूज होगा, और रिएक्शन मतलब वो एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट करेंगे, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ कोई प्रोसेसिंग करेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, डिफाइन करने के लिए आप क्या लिखेंगे? इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स to form new substance। देखिए, क्या कहती है डेफिनेशन कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो एक प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है? इंट्रैक्शन, आपस में कुछ एक दूसरे के साथ लिंक रखना, इंटरेक्ट करना, एक दूसरे से रिएक्ट करना। किनका? केमिकल्स का। और ये केमिकल टू या मोर देन टू ही हो सकते हैं। सिंगल केमिकल कभी भी इंटरेक्ट किसी से कर ही नहीं सकता। तो किस लिए करेंगे? कोई नया सब्सटेंस बनाने के लिए। तो ये जो प्रोसेसिंग होगी, टू और मोर देन टू केमिकल्स का इंटरेक्ट करके न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करना, दैट इज केमिकल रिएक्शन। अब इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसके एग्जाम्पल्स कहाँ देखते हैं? सिंपल से एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे पास मिल्क है और हमने उसमें क्या करा है, थोड़ा सा कर्ड डाल दिया या थोड़ा सा हमने लेमन जूस डाल दिया और उसको काफी टाइम तक हम बॉईल करते रहे। तो कुछ टाइम बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पनीर में। तो वो जो एक प्रोसेसिंग हुई आपस में, जो बॉयल होने के साथ साथ जो उस मिल्क के अंदर चेंजमेंट आया जिसके कारण उसने पनीर की फॉर्मेशन ले ली है, तो वो क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। अब इसे हम लिखेंगे किस तरीके से? अगर हम किसी रिएक्शन को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? जैसे हमारे वाटर की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है? देखो, हाइड्रोजन reacts with oxygen to form water। अब देखिए, हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और वाटर की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे केमिकल हो गए हमारे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या बनाया उन्होंने? नया सब्सटेंस, दैट इज वाटर। सेम ऐसे ही हम ले सकते हैं कार्बन का एग्जांपल। कार्बन reacts with oxygen to form कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दोनों केमिकल हो गए। दोनों ने आपस में इंटरेक्ट किया, रिएक्ट किया और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। तो ये दो हमारे क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये केमिकल रिएक्शन कहीं पे परफॉर्म हो तो हमें पता कैसे चले? ऐसे कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई दे, ऐसी कौन सी हमें वहाँ पे इफेक्ट्स दिखाई दे उन मटेरियल्स में कि हम ये कह सके केमिकल रिएक्शन हुई है? तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास 5 ऐसे सिम्टम्स कह सकते हो या ऐसे इफेक्ट्स हमें दिखाई देंगे जिससे हमें ये पता चले कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई। तो देखो, फर्स्ट इफेक्ट क्या दिखाई देगा हमें? फर्स्ट इफेक्ट हमारा ये होगा दैट चेंज इन टेम्परेचर।
चेंज इन टेम्परेचर, यानी हमारे दो या दो से ज़्यादा जो भी केमिकल हैं वो आपस में रिएक्ट करें और उससे टेम्परेचर में चेंज होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी। इसका एग्जांपल कहाँ देख सकते हो, तो इसका एग्जांपल होता है जो चूना होता है, जो हमारे वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। जब उसे हम पानी में डालते हैं वाइट वॉश करने के लिए, जब उसे लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, जब पानी में घोलते हैं, तो जिस कंटेनर में उसे रखा होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। तो ऐसा क्यों हुआ, टेम्परेचर में उसके चेंज क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई। सेम ऐसे ही दूसरा जो इफेक्ट दिखाई देगा आपको वो क्या होगा, चेंज इन स्टेट। अब यहाँ पे ये स्टेट क्या है, ये स्टेट बिल्कुल वही स्टेट है जो हम 9th क्लास में पढ़ के आए फर्स्ट चैप्टर के अंदर, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि आप सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ कर आए हो। अब अगर कोई सोच रहा है कि मैंने 9th में तो स्टडी इतनी करी नहीं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे दोबारा से देख लेंगे, जितनी हमें जरूरत होगी किसी भी प्रीवियस क्लास की, वो हम यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए स्टेट्स के बारे में आपको पता है, ज़्यादा यहाँ पे डिटेल की जरूरत नहीं है हमें, 9th की ज़्यादा टॉपिक्स या हमारे जो चैप्टर्स है वो 10th में हमारे नहीं, वो हमें इन फ्यूचर 11th में जरूरत पड़ेगी, 9th के पढ़े हुए टॉपिक्स की 10th में नहीं पढ़ने वाली है। तो स्टेट्स जो है यहाँ पे आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन हो कहीं पे, या कोई भी दो केमिकल या कोई भी दो मटेरियल आपस में इंटरेक्ट करे और उनकी स्टेट चेंज हो जाए, कब, जब कुछ नया बना, उसकी स्टेट उन प्रीवियस दोनों केमिकल से डिफरेंट हो, तो फिर भी हम क्या कहेंगे कि वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हुई है। तो स्टेट भी चेंज हो सकती है, सॉलिड में थी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड थी या अब गैस हो गई हो, या पहले गैस थी अब सॉलिड है, तो वो जो चेंज होता है वो भी स्टेट के अंदर जो चेंज होगा वो भी केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। चेंज इन कलर, हमारे पास जो केमिकल हमने लिए या जो दो सब्सटेंस हमने लिए, 2 और मोर देन 2, उनको जब हमने रिएक्ट करवाया तो उनके कलर में भी चेंज हो सकता है। तो अगर उनके कलर में चेंज होता है तो वो भी हमारे क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होती है। 4th पॉइंट आपका आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का मतलब है यहाँ पे रिलीज होना या प्रोडक्शन होना। तो कोई भी गैस रिलीज होती है अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन या किसी भी प्रोसेसिंग में कोई गैस रिलीज होती है तो वो केमिकल रिएक्शन होगी। अब केमिकल रिएक्शन हो और गैस रिलीज हो, ऐसा कोई एग्जांपल आप सोचिए, गैस करके देखिए एक बार, कहाँ हमने ऐसा देखा है। तो हमने देखा है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग में, जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, फॉसिल फ्यूल के अंदर क्या होती है आपकी, कार्बन होता है। तो कार्बन को जब हम बर्न करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, बर्न करने पर हर एक चीज जब भी बर्न करे, कहीं पे भी वर्ड आ जाए कि किसी चीज को बर्न किया गया, मतलब सीधी सी बात है उसे आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2, हो गई गैस का इवोल्यूशन। तो ये क्या हो गई, एक हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। सेम ऐसे जब हमारा और कहाँ पे आपके होता है, आप सोच के देखिएगा, गैस करो और कहाँ कहाँ पे हमारे गैस का इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, किसी भी नए सब्सटेंस का बन जाना। हमने कोई दो अलग अलग चीजें ली और जो हमें बन के मिला वो उन दोनों से डिफरेंट था, कुछ नया ही बन गया, तो वो भी हमारी क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए केमिकल रिएक्शन के। तो नोट कर लीजिए, आपको ये अगर केमिकल रिएक्शन के जो सिम्टम्स है वो आपको नोट करने हैं तो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हमारे चैप्टर के नाम में भी आ रहा है, केमिकल इक्वेशन। ये क्या होती है? तो सिंपली अगर हम ये कहें कि हमें किसी चीज को अगर लिखना है तो हम उसे लेंथी फॉर्म में लिखना पसंद करेंगे या शॉर्ट फॉर्म में लिखना पसंद करेंगे, ऑब्वियसली शॉर्ट फॉर्म। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अब हम हमारा केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या कहती हैं, देखिए जैसे अभी हमने एक केमिकल रिएक्शन पढ़ी, जो हमने उसका स्टेटमेंट लिखा इतना बड़ा, जैसे हमने क्या लिखा था, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन
टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको अगर हम इतना बड़ा लिखने लगे हर जगह तो ये तो पूरी डेफिनेशन हो गई है। इक्वेशन होती है, केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है तो कम से कम उसका शॉर्टेस्ट पाथ है या कोई शॉर्टेस्ट टर्म होनी चाहिए हमारे पास लिखने के लिए। इतना बड़ा अगर हम केमिकल रिएक्शंस को लिखने लगे तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट बन जाता है। तो इसका अगर हमें कोई शॉर्टकट मेथड पता हो तो हम उसे प्रीफर करेंगे। सेम ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस को लिखने का एक शॉर्टकट मेथड लिया गया है जिसे आप कहते हो केमिकल इक्वेशन। अब अगर इसे हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो सिंपल सा है, कार्बन है, कार्बन का सिंबल क्या होता है C। दूसरा आपका एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसका क्या होता है O2, और क्या बन रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये इससे कितना ज्यादा छोटा हो गया। तो ये जो इस तरीके से लिखा जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, यही इसकी होती है केमिकल इक्वेशन। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए इसकी, ये केमिकल, ये स्टार्टिंग की आप खुद लिख लीजिएगा। ए केमिकल इक्वेशन इज a representation of chemical reaction in terms of symbol of elements and फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। तो एक रिप्रेजेंटेशन है, एक लिखने का तरीका है किसी भी केमिकल रिएक्शन को किन टर्म्स में, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के सिंबल के टर्म में, और अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड के फॉर्मूले में। इन दोनों टर्म्स में अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिख देते हो तो वही हमारी कहलाएगी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट और कंपाउंड दो वर्ड यूज हुए हैं, ये भी आप 9th में पढ़कर आए हो, फिर से 9th की चीज है। तो देखिए एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। एलिमेंट सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना होता है, यानी अगर हम इसे ब्रेक डाउन करना चाहें, एलिमेंट को छोटे पीसेस करें, इसके स्मॉल से स्मॉलेस्ट एटम पे हम चले जाते हैं तो हमें सेम वही मिलना है। अब बस ये होगा साइज छोटा हो जाएगा, मटेरियल में चेंज नहीं आएगा। अगर हमने बोला कि हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के आप टुकड़े कर दीजिए, छोटे छोटा एटम ले आइए, रहेगा वो हाइड्रोजन ही, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो कंपाउंड होता है आपका वो क्या होता है, 2 और मोर टाइप ऑफ एटम। अगर हम कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे एटम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो सारे एलिमेंट एक जैसे निकलेंगे। जैसे अगर हम बात करें इसमें CO2 की, तो CO2 को अगर आप ब्रेक डाउन करते हो, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हो, तो कार्बन के एटम भी निकल सकते हैं, ऑक्सीजन के एटम भी निकल सकते हैं। तो ये यहाँ पे कंपाउंड है। तो इसलिए जो हमारे सिंगल एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, उनके सिंबल्स होते हैं। लेकिन जब हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो वो सिंबल नहीं कहलाता, वो फॉर्मूला कहलाता है। वो उनको मिलकर के जो बनाता है दैट इज फॉर्मूला। तो ये कहा है कि कोई भी रिएक्शन अगर आप लिखना चाहते हो केमिकल इक्वेशंस की टर्म्स में तो आपको एलिमेंट्स के सिंबल यूज करने होंगे और कंपाउंड के आपको फॉर्मूले यूज करने होंगे। उनका जो एक आप इक्वेशन की टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन बनाते हो वही आपकी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होती है। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई है। नोट कर लीजिए डेफिनेशन, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। बाकी आप पोज करके कर लीजिएगा, अगर अब नहीं हुआ हो तो आपका नोट डाउन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक शॉर्टेस्ट मेथड है हमारा, जिससे हम बहुत छोटे फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। अब देखो, आप मुझे एक चीज बताना, हमने 2 एग्जांपल लेते हैं केमिकल इक्वेशन के। जैसे एक तो अभी हमने यही लिया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, और एक हम लेते हैं वाटर की फॉर्मेशन का।
क्या ये इक्वेशन दोनों बिल्कुल करेक्ट है? ये आपकी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये इक्वेशन आपकी करेक्ट नहीं है। ये वैसे फॉर्मूले और इनके एलिमेंट्स ओके हैं, बट ये इक्वेशन गलत है। ये इक्वेशन इसलिए गलत है क्योंकि ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है? तो चलो अब बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बैलेंस्ड इक्वेशन, जैसा कि नाम ही बता रहा है, बैलेंस्ड इक्वेशन एक बैलेंसिंग इक्वेशन। जैसे हम नॉर्मली दो, हमारे पास कोई भी चीज़ है, हम उन्हें बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब दोनों साइड किसी भी चीज़ की इक्वल है, वो आपकी बैलेंस कंडीशन हो जाती है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये एरो है, एरो के इधर और इधर दो चीज़ें हैं, ये क्या हो जाएंगी? बराबर इक्वल हो जाएंगी दोनों साइड, तो ये बैलेंस्ड हो जाएगी। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, तो वो ये जो है इन्हें बोला कुछ जाता है, कुछ एक फॉर्मेट होता है केमिकल इक्वेशन लिखने का, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मेट ऑफ केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए, ये जो हमारा एरो लगता है बीच में, इसके इधर यानी LHS साइड की जो टर्म्स होती हैं, इन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्शन में पार्ट करने वाले। और जो ये होता है एरो के इधर की टर्म्स, यानी RHS साइड जो होती है एरो के, वो कहलाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, यानी जो बना है, नया जो फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो एरो है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपकी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। C+O2 से मिलकर के ये बना है, यानी इनसे ये बन रहा है, तो ये डायरेक्शन बता रहा है हमारी रिएक्शन की, तो वो ये एरो रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें एक चीज और बता दूं, बुक के अंदर कई जगह या ज्यादातर आपके क्या दिया हुआ है, जैसे कोई रिएक्टेंट लिखा, उसके ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है O2 है, इसके ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, और ये आपका CO2, इसकी ब्रैकेट में भी ये लिखा हुआ है। क्या है ये S और G? तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी स्टेट्स बताई गई। S सॉलिड, L भी आएगा कई जगह जब कोई सॉल्यूशन लिया जाएगा, तो वो आपका लिक्विड, और ये हो गई आपकी गैस। तो वो जो हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स है, वो किस स्टेट में है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, तो उसको हमने जस्ट इनके ब्रैकेट्स में लिख दिया है, ये इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम जो टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उस पे हम आते हैं। ये फॉर्मेट जरूर आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है। नाम अपने आप को खुद ही डिस्क्राइब कर रहा है कि केमिकल इक्वेशन है, लेकिन कैसी है? बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब उसमें दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। अब साइड कौन सी है? कोई भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें इधर हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं और इधर हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये जो एरो है, इसके इधर जो LHS है और इधर ये जो RHS है, ये बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो जाएगी। अगर बराबर नहीं है तो बैलेंस नहीं है। बराबर क्या करें? तो बराबर होते हैं नंबर ऑफ एटम्स। इधर जिस एलिमेंट के जितने एटम हैं, उधर भी उस एलिमेंट के उतने ही एटम होने चाहिए। अगर ये हो गया, ऐसा पॉसिबल है, तो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था C+O2। चेक करो, देखो इसमें यहाँ पे कार्बन का एक एटम है आपका, यहाँ पे भी कार्बन का एक एटम है, ओके है। ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, बैलेंस इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब भी हमने एक और एग्जांपल लिया था H2+O2, ये इक्वेशन थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। ये अनबैलेंस इक्वेशन है, ये गलत है, इसे बैलेंस हमें करना पड़ेगा। तो पहले हम बैलेंस इक्वेशन क्या होती है उसकी
डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखिए इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, बाकी ये तो जस्ट एग्जाम्पल ही तो अभी हम करेंगे। तो चलो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन की। ए केमिकल इक्वेशन in which number of atom of each element remains constant before and आफ्टर रिएक्शन। मतलब हमने क्या करना है, कोई भी केमिकल रिएक्शन से पहले देखना है, होने से पहले, यानी दो जो हमारे 2-3 जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्शन में पार्ट करे उससे पहले कितने नंबर ऑफ एटम्स है, हर एक एटम का देखना है आपको। कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सबके देखने हैं नंबर ऑफ एटम। रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी सेम रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए, ना इंक्रीजमेंट होना चाहिए ना डिक्रीमेंट होना चाहिए। जैसे अगर इधर आपके कार्बन का 1 एटम है तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना उसमें भी कार्बन का 1 एटम ही होना चाहिए। अगर है सभी एलिमेंट्स इस तरीके से हैं तो वो हमारी बैलेंस इक्वेशन हो जाती है। ये डेफिनेशन तो थी हमारी किसकी टर्म्स में, नंबर ऑफ एटम की टर्म्स में। एक डेफिनेशन होती है मास की टर्म्स में, वो भी करेक्ट है। आप दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे वो आप यूज करिए। देखो ये तो स्टार्टिंग की आपकी वही हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन इन विच टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उन सबका टोटल मास निकालो। जैसे हमने अभी ये वाली इक्वेशन ली थी, इसमें देखते हैं हम। मैं ये बार बार ये इक्वेशन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है। मैं ये इक्वेशन देखिए बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत इजी है और ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। बेसिक चीज आपको समझ में जाएगी, आप लॉन्ग जो इक्वेशंस हैं वो आप आराम से फिर कर लेंगे। तो इसमें देखिए हम यहाँ पे कार्बन का मास देखते हैं। देखिए 9th में हम इनका मास जो है वो पढ़कर आए हैं। कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास 12 होता है। ऐसी जो हमारा ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 और मास 16 होता है। अब यहाँ पे कार्बन 1 है तो 12 भी रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे इसका मास भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो टोटल अगर हम मास करें तो देखो ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू 32 और प्लस में 12। ठीक है, ऐसे सेम इधर करेंगे हम। तो कार्बन का वही आपका 12 होगा, प्लस ऑक्सीजन 2 है, एक का 16 और वही 2 का ही है। तो आप देखिए सेम आएंगे ये दोनों। ये भी आपका वही 12 प्लस 32 हो जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सेम आएगा। तो ये कहती है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं दोनों साइड पे वो सेम होने चाहिए। हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का नंबर सेम होना चाहिए। और अगर हम मास की बात करें तो रिएक्टेंट साइड पे जितना टोटल मास है उतना ही मास हमारा किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट्स का। तो ये हमारी अगर ऐसी कंडीशन फॉलो करती है हमारी कोई भी केमिकल इक्वेशन तो वो क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप इसके स्टेटमेंट्स और एग्जांपल जो है वो नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि जरूरी क्यों है बैलेंस करना। Why we should balance a chemical equation? तो रीजन यही है हमारा, मास क्या कहता है। 9th में पढ़कर आए फिर से हम लोग, फिर आप कहेंगे फिर से 9th की बातें करनी पड़ेगी, क्या करें। जब जरूरत पड़ेगी तो 9th की भी करेंगे और फर्स्ट सेकंड में पढ़ी होगी उसकी भी करेंगे। तो देखो बैलेंस करना जरूरी क्यों। 9th में हम लोग पढ़कर आए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आप कहेंगे फिर से 9th की बातें क्या करें भाई, जरूरत पड़ेगी वहां तो करनी पड़ेगी।
तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि कोई भी हमारी केमिकल इक्वेशन है उसमें जो हमारे रिएक्टेंट साइड्स हैं और जो हमारे प्रोडक्ट साइड है उनका मास इक्वल होना चाहिए। या ये स्टेटमेंट की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है दैट मास इज रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज ड्यूरिंग ए केमिकल इक्वेशन। स्टार्टिंग से एंड तक केमिकल इक्वेशन के जब भी आप देखोगे तो जो मास होगा आपके एलिमेंट्स का वो हमेशा सेम रहना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस लॉ को फॉलो करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, क्योंकि हर एक केमिकल इक्वेशन इसे फॉलो करती है। तो अब क्योंकि फॉलो करती है और हम बिना इसको बैलेंस करे, बिना इस लॉ को फॉलो करे इक्वेशन लिखेंगे तो ऑब्वियस वो गलत हो। तो अब हम अगर लिखना चाहें इसका आंसर कि वाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, तो क्या आंसर होगा? देखिए, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू विच, क्या होगा अकॉर्डिंग टू विच टोटल मास ऑफ each element remains constant during a chemical reaction। जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होगी उसकी कंप्लीट उसके दौरान यानी स्टार्टिंग से एंड तक जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा उसके अकॉर्डिंग मास जो है हर एक एलिमेंट का वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो इसीलिए हमारा क्या है, इसको फॉलो करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अनबैलेंस्ड क्या होती है, तभी तो उसे बैलेंस करेंगे। अब अनबैलेंस्ड क्या होती है, जैसे मैंने अभी लिखा H2 प्लस O2 और H2, हर जगह जहां देखो वाटर ही वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर ही बन रहा है। गर्मियों में वाटर ही चाहिए वैसे भी आपको। तो देखिए H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2। पहले हम चेक करते हैं बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, बैलेंस नहीं है। अब ये बैलेंस नहीं है तो ये है हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को एक और नाम दिया गया है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी इसको बोला जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नाम इसी को, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग जो मेथड है जो स्टेप्स में चलता है वो हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगी। एग्जाम में काफी टाइम हो चुका है इस क्वेश्चन को आते हुए, हर साल तो नहीं कहेंगे बट हाँ 1-2 साल छोड़ के आता रहता है ये क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन मतलब बैलेंस करने का, इक्वेशन को बैलेंस करने का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं कह रही मैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना। तो देखिए बैलेंस करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, एक साइड में रफ में आपको एक छोटी सी टेबल बना लेनी है। यहाँ पे आप लिख लो कि हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2 एलिमेंट हैं। उनकी LH साइड पे नंबर ऑफ एटम और RH साइड पे नंबर ऑफ एटम लिखने हैं और उनको कंपेयर करना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन देखें तो उसकी 2 एटम है, ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, ये हम लिख रहे हैं LH साइड की, इस साइड रिएक्टेंट्स की। अब प्रोडक्ट में देखें हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, ये बैलेंस्ड है, 2 ही यहाँ थे 2 ही यहाँ है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ, 1 एटम यहाँ, ये बैलेंस नहीं है। इसका मतलब हमें बैलेंस किसको करना है, ऑक्सीजन को। अब इसको बैलेंस कैसे करना है ऑक्सीजन को, तो उसके लिए आप एक चीज हमेशा दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना, ये जो है हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये वाटर, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने डब्बे में बंद कर दिए, ये बॉक्स में बंद करने का रीजन यही है कि इसमें ना आप घुस सकते ना ये बाहर आ सकते।
जो भी हमें चेंजमेंट करना है वो सब इन बॉक्सेस के बाहर करना है, जो भी लिखना है वो बाहर लिखना है, अंदर हम एंट्री हमारी अलाउ नहीं है। अब लिखना क्या है, तो लिखना वो है जो कम है। कम मतलब ऑक्सीजन हमारा, इसको दोबारा से देखते, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, ये कम है हमारा। ये तो 2 है, ये 1 है। जो ज्यादा है उसे आप कम नहीं कर सकते, जो कम है उसे बढ़ा के आप ज्यादा के बराबर कर सकते हो। जो कम है उसे आप बढ़ा सकते हो, बढ़े हुए को कम नहीं कर सकते। इसको आप घटा के 1 नहीं कर सकते, हाँ इसे आप इंक्रीज करके 2 कर दोगे। तो हमें यही याद रखना है कि बैलेंस करने के लिए जो हमारा नंबर कम है उसे बढ़ा के आपको उसके बराबर लाना है जो ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो हमें चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं करना। चेंज हमें यहाँ पे करना है RHS साइड के ऑक्सीजन में, RHS साइड के इस ऑक्सीजन में इसको हमें 2 करना है। और मैंने फिर बताया अंदर कुछ नहीं लिखना। तो हम ये जो है 2 जो हमें बढ़ाना है वो कहाँ लिखेंगे, इसके बाहर। और किसी भी फॉर्मूले के बाहर अगर हमने कोई नंबर लिखा है तो वो उस फॉर्मूले के हर एक एलिमेंट के लिए होगा। ये एलिमेंट था, इसके बाहर लिखते तो इसका खुद का अपना हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी फॉर्मूले के बाहर लिख रहे हैं, इसका मतलब है उसके अंदर 2 एलिमेंट है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन में भी ये 2 काउंट होगा, ऑक्सीजन में भी 2 काउंट होगा। 3 होते तो तीनों के लिए ये 2 होता। तो ये 2 जो है वो सबके लिए होगा। अब हम चेक करते हैं, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे आपके 2 है, ऑक्सीजन ओके है। यहाँ पे हम देखें तो ये 2 जो लग गया तो हमारा ऑक्सीजन भी 2 हो गया। हो सकता है हमारा बैलेंस हो गया। अब चेक करते हैं, दोबारा से हमें वही टेबल बनानी है, मैं इसी में करेक्शन कर रही हूँ। अब नेक्स्ट बना के देखिएगा। तो देखो अब हम चेक करते हैं दोबारा से कुछ हुआ फायदा ये करने का या नहीं। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ देखें तो एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है। ये जब भी इस तरीके से आपको दिखाई दे कोई भी नंबर, वो हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, मैं क्रॉस की जगह मल्टीप्लाई लिख देती हूँ। ये हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। कभी आप ये मत करना कि 2 + 2 करो, मैं यहाँ 4 लिख दूं और आप सोचो कि 2 + 2 हुआ है, तो नहीं, ये 2 × 2 हो गए हमेशा। यहाँ 3 होता तो 6 होता, ये मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं ये देखने के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा हो गया RHS साइड में 2 × 2 = 4। और ये ऑक्सीजन देखें तो इसके पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ आगे है, पीछे कुछ नहीं है का मतलब 1 है। तो 1 × 2 हमारा ऑक्सीजन हो गया 2। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन जो पहले ये बैलेंस था अब ये बैलेंस नहीं है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर से ये जो हमने ये रिएक्शन इक्वेशन लिखी है इसे ही हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। मैं जस्ट दोबारा इसलिए लिख रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, प्रैक्टिस हो जाएगी, आप उसी में कर लिया करोगे अपने आप। देखिए अब ये रिएक्शन है। अब हमें किसको करेक्ट करना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उधर 4 है RHS साइड पे, यहाँ ओनली 2। तो यहाँ जो 4 है इसको आपको 4 बनाना है, क्योंकि उसे आप 2 नहीं बना सकते, कम नहीं कर सकते, कम वाले को बढ़ा सकते। तो यहाँ पे भी हम क्या करें, इसके आगे भी 2 लगा देते हैं। एक बार एक ही चीज आपको ऐड करनी है, अब फिर आपको अगेन चेक करना है। अब फिर से हम चेक करके देखते हैं लगाने की ये 2 ऐड करने के बाद कि क्या कुछ हुआ फायदा। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन, दोनों बैलेंस हो गए। तो अब आपको समझ में आया कैसे हम बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को। ये आप देख सकते हो आप, हाइड्रोजन भी 4 है, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। तो अब ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। इससे पहले जो हमने एग्जांपल में H2 + O2 = H2O लिखा था वो इनकरेक्ट थी। इक्वेशन ठीक थी बट वो अनबैलेंस थी, इसलिए वो इनकरेक्ट थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका बैलेंस करने के लिए। देखिए इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम की बात करें 1, ऑक्सीजन 2, RHS साइड, ओ LHS साइड पे, RHS साइड पे मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन भी 1। बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर भी हमें 2 करना पड़ेगा। 2 करना है तो कहाँ लगाएंगे, हमेशा आगे
अगेन चेक करते हैं, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 2 होगा इसके आगे भी क्योंकि 2 लगा हुआ है, तो ये मैग्नीशियम भी 2 आपका और ऑक्सीजन भी 2। अब ये बैलेंस, ये इनबैलेंस, यानी मैग्नीशियम हमें LHS साइड पे बढ़ाना है, 1 है 2 लाना है, ये 2 हो गया। यहाँ पे अब दोबारा चेक करो, मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो एक बार बिना हेल्प लिए अपने आप करके देखना, फिर भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में। आगे करते हैं नेक्स्ट, Fe+H2। मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ इसको क्योंकि थोड़ी लेंदी बनेगी, तो फिर बाद में बीच में रफ करना पड़ेगा। देखिए Fe+H2O, Fe3O4 प्लस H2। कोशिश करके देखो एक बार, वरना फिर मैं तो हूँ आंसर बताने के लिए। आप करके देखो एक बार कोशिश, क्या कुछ होता है। देखो वही हमने टेबल बनानी है। अब इस बार हमारे 3 एलिमेंट है, 2 नहीं है, 3 से भी ज़्यादा आएंगे और थोड़ी टफ आएगी। तो देखो ये हमारा फर्स्ट हो गया फेरस यानी आयरन, सेकंड हाइड्रोजन एंड थर्ड इज ऑक्सीजन। 1 ये LHS हो गया आपका, ये RHS हो गया। 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन 3, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2। अब इसमें कौन कौन हमारी बैलेंस्ड है? सिर्फ ये बैलेंस्ड है, ये दोनों बैलेंस्ड है। जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि हमारी 2 अनबैलेंस है, तो किसे पहले हम बैलेंस करें? तो उसे जिनके बीच गैप ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे गैप है आपका 2 का और यहाँ पे गैप है आपके 3 का, तो हम इसे पहले बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो यानी ऑक्सीजन कहाँ पे ज्यादा है? देखो RHS साइड पे, तो हमें LHS साइड वाली ऑक्सीजन को बढ़ाना है। इसको भी 4 करना है। 1 है, 4 चाहिए, मतलब 4 आगे लिखना है, तभी 4 × 1 4 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करें? 4 लिख देते हैं। लिख दिया। अब अगेन हम टेबल बनाते हैं और चेक करते हैं। तो देखो ये थोड़ा लंबा स्टेप इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से बता रही हूँ। सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम नहीं करें, शॉर्टकट करें, तो मैं आपको बता दूंगी, वो एक स्टेप में हो जाएगा आपका। अब देखिए दोबारा चेक करा तो फेरस आपका 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 4 × 2 8 और ऑक्सीजन भी हो गए 4, आगे लिखा है दोनों के लिए होगा, तो 4 आपके ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे आयरन फिर से आपका 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 4 ही है और हाइड्रोजन आपका 2। अब ये बैलेंस्ड हो गई है, लेकिन ये दोनों इनबैलेंस्ड है, ये दोनों अब इस बार इनबैलेंस्ड। गैप किसके बीच ज्यादा है? इसके बीच 6 का गैप है, यहाँ पे सिर्फ 2 का गैप है। तो अब हम किसको लेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यानी यहाँ पे बढ़ाना है। यहाँ पे बढ़ाने के लिए हम क्या करें? 4 × 2 2 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें 8 हो जाएगा। तो यानी हाइड्रोजन जहाँ पे लिखा है वहां पे आगे आपको क्या लगाना है? 4 लगाना है। तो यहाँ पे हमने 4 लगा दिया हाइड्रोजन के आगे। हाइड्रोजन कम था, 4 कम थे, 4 × 2 जो है वो 8 होता है, तो 4 लाना था, हमने 4 लगा दिया। फिर से चेक करते हैं अब हम। Fe में तो कोई चेंज हुआ नहीं है अभी तक, वो एज इट इज रहेगा, लेकिन फिर भी गलत ना हो जाए इसलिए आप दोबारा ही चेक कर लो तो सही रहेगा। 1 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4, 3 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4। देखिए अब आपके ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, सिर्फ आपका बचा है आयरन। तो आयरन को बैलेंस करना है। आयरन तो हमें वैसे ही दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, 1 को 3 में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, ये भी आपका क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे आपको 3 लगाना है। दोबारा देख लो, 3 3 बैलेंस्ड। हाइड्रोजन की बात करें 4 × 2 = 8 और यहाँ पे भी 4 × 2 = 8।
ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 4, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन। अब मैं आपको एक दो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे दूं, अगर आप करना चाहो। वैसे बुक में है, मुझे देने की जरूरत नहीं है। बुक की एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है या किसी भी राइटर के आपके पास बुक है, उसमें काफ़ी प्रैक्टिस मिलेगी आपको। काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनमें आप देख सकते हो, एक्सरसाइज में दिए हुए, आप करके देखिए। किसी में प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँ। आगे के टॉपिक्स इस चैप्टर के वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। और आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।